नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के एक पॉइंट पर, जिसमें कि भारत से संबंधित भारत का क्रूड ऑयल ला रहे दो शिप्स, जो कमर्शियल शिप्स हैं, इकोनॉमिक शिप्स हैं, उन जहाज़ों पर ड्रोन से हमले हुए हैं। और उस कन्फ्लिक्ट को जोड़कर देखा जा रहा है कि ये इज़राइल हमास का मामला है और हाउती या हैती, जो भी उनको शब्द इस्तेमाल करते हैं, हैती अटैकर्स ने उस पर अटैक किया है। हालांकि यूएस ने उस मामले में कहा है कि ईरानी अटैक है, यानी कि यूएस ने तो सीधा सीधा ईरान का नाम बता दिया, लेकिन भारत सरकार ने सीधा सीधा इस पर क्लेम किया है। और राजनाथ सिंह जी, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है हम आरोपियों को, अपराधियों को पाताल से भी खोज कर पनिश करेंगे। ये हमला है और ये भारत से संबंधित हमला है, इसलिए हम उस पर पाताल से खोद कर लेंगे, हम इनको सबक सिखाएंगे। और साथ में ये कहा है कि हमने इसको बहुत सीरियस लिया है, भले ही वो जहाज़ हमारे ना हो, भले ही वो जहाज़ में क्रूड ऑयल हमारा था, हाँ, उन जहाज़ों में जो स्टाफ है वो स्टाफ हमारा था। जहाज़ हमारे ना हो तो क्या हुआ, किसी और देश के हो सकते हैं। हाँ, ये भी है कि वो रेड सी के एक जहाज़ पर रेड सी के एरिया में हमला हुआ है और एक जहाज़ पर अरेबियन सी में हुआ है। और अरेबियन सी में जिस जहाज़ पर हमला हुआ है वो मर्चेंट नेवी का जहाज़, वो तो हमारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उससे 1-2-4 माइल्स बाहर होगा। अब हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम किसको कहते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इंटरनेशनली ये क्या विषय है, इसमें क्या अभी तक संभावनाएं लग रही हैं, इन देशों, वो कौन कौन से देश हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जा रही है वो क्या है। कानून का विषय पहले समझते हैं। कानून का विषय ये है कि जो हमारा टेरिटोरियल क्षेत्र रहता है, यानी कि हमारा क्षेत्रफल, जो भूमि रहती है, वो भूमि के अलावा जो हमारा कोस्टल एरिया रहता है, उस एरिया में भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के तहत या जो कन्वेंशंस हुए हैं, सी कन्वेंशंस के तहत एक पार्टिकुलर जोन होता है, उस जोन पर उस देश का कब्जा रहता है। उस जोन से निकलने वाला प्रत्येक जहाज उस जोन के मालिक उस देश के साथ संपर्क करेगा, वो उसका एक्सक्लूसिव माना जाता है। भारत में जो कोस्टल लाइन है वो लगभग 7,500 किलोमीटर की मानी जाती है, और जो कोस्टल एरिया हमारा माना जाता है, जो लंबान मानी जाती है, वो कोस्ट लाइन से 200 माइल्स अंदर ऊपर मानी जाती है। 200 माइल्स, किलोमीटर में उसको बदलिए, 200 माइल्स दूर मानी जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि 23,74,000 या मैं कहूँ 24 लाख, अप्रॉक्स 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जो कि भारत का माना जाता है। तो हम ये मान के चलें कि 32 लाख कुछ स्क्वायर किलोमीटर का भूमि है हमारे पास है, और उसके अलावा 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर की लगभग कोस्टल एरिया हमारे पास है। हम अगर 32 और 24 दोनों को मिलावें तो भारत का जो क्षेत्रफल बनता है ज़मीन पर, पहाड़ों पर और जो समुद्र पर, वो लगभग 56 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बनता है। इस 56 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भारत का शासन है, इसकी सिक्योरिटी भी भारत की ही जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र में कोई गड़बड़ी होती है तो भारत की जिम्मेदारी बनती है, कोई बाहर से इसमें घुसता है तो भारत से उसको बात करनी पड़ती है, तभी यहाँ से वो अनुमति होती, नहीं तो भारत सरकार को इस सिक्योरिटी के तहत अपनी तरफ से उस पर हमले करने का या उसको ब्लॉकेज करने का, इंटरनेशनल लॉज में पायरेट्स को ब्लॉक किया जाता है या दुश्मनों को समुद्र में ब्लॉक किया जाता है। ब्लॉकेज उसको कहते हैं जब कोई जहाज़ कहीं से गुजर रहा होता है और दूसरे देश के जहाज़ उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और कवर करने के बाद उसको जाने नहीं देते, उसको लेकर अपने देश में आ जाते हैं, तो उसको ब्लॉकेज कहते हैं कि भाई उसको ब्लॉक कर दिया, उसको जाने नहीं दिया। इस क्षेत्र में भारत सरकार को या किसी भी देश का जो जोन बनता है उसमें उस देश की चूँकि सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी के नाते वो उसको ब्लॉक करने का अधिकार रखता है। अब जो एमबी प्लूटो की बात कर रहे हैं वो, या प्लेटो जो भी नाम है उसका, उसकी बात कर रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया से
हालांकि हमारा, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा उस पर फ्लैग नहीं लगा है। हालांकि बहुत सारे देशों ने उस पर क्लेम किया है। यूएस ने अपने ट्विटर हैंडल पर उसको लिख दिया और ये कहा कि भारत का फ्लैग लगा था एमबी साईं बाबा पर, जबकि भारत सरकार ने उस पर भी कहा है कि गैबोन फ्लैग था, हमारा फ्लैग नहीं है। फिर भी जिम्मेदारी हम लेते हैं, चूंकि भारत के लिए ऑयल उस पर आ रहा था, वो वहाँ से चलकर भारत के मंगलुरु में उतरने वाला था, इसलिए हमारा ऑयल उसमें आ रहा था, हमारे क्रू मेंबर्स उसमें थे, हमारा स्टाफ उसको चला रहा था। वो शिप हमारे यहाँ रजिस्टर हो सकता है, ऐसा बताया गया कि ये जो एमबी रहते हैं, जिसको मर्चेंट वेसल्स कहते हैं, ये बहुत सारे देशों में रजिस्टर्ड होते हैं कि भाई आप कोई भी नंबर, जैसे हम कार का नंबर लेते हैं 2 राज्यों में रजिस्टर करवा दें, जैसे हम परमिट की बात करते हैं, वैसे ही इनका परमिट रहता है। तो ये जो गैबोन एमबी साईं बाबा है वो भारत में रजिस्टर्ड है। कहना ये है कि भारत का फ्लैग था, लेकिन अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें भारत का फ्लैग नहीं था, भारत का क्रूड ऑयल वहाँ से आ रहा था। अब इसको जो यूएस ने क्लेम किया है, उसने तो ये कह दिया सीधा सीधा कि ईरानियन हमला है, उन्होंने ट्विटर हैंडल पर बता दिया, और ये भी बता दिया कि भारत का फ्लैग लगा हुआ था। भारत ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, और रिएक्शन की मुझे लगता है आवश्यकता भी नहीं है कि भारत कोई रिएक्शन दे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि राजनाथ सिंह जी ने उस पर एक कमेटी बिठा दी गई है। हमारे यहाँ से कुछ जो कुछ मिसाइलों से लैस वॉरशिप्स जो हैं वो भेज दिए गए हैं, उनकी संरक्षण में, कोस्ट गार्ड के संरक्षण में अब ये शिप यहाँ पर आएंगे। ये भी सत्य है कि दोनों जहाज़ों पर जो हमले हुए, ड्रोन से हमले हुए, उन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ है। और अच्छी बात यह है कि वो जो बॉटम लाइन होती है उसके ऊपर हमले हुए हैं। नीचे अगर हमला हो जाता है तो फिर पानी भर जाता, तो ऊपर हमले हुए हैं, और इसमें आग वगैरह का कुछ नहीं हुआ। जो टैंकर्स बहुत मजबूत होते हैं तो वो टैंकर सुरक्षित हैं, और हमारे जो नेवी के कोस्ट गार्ड के जो सैनिक हैं वो उसको लेकर आएंगे, और हमने बेस्ट हथियार यहाँ से भेजे हैं, बेस्ट एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर साथ में एयरक्राफ्ट से लेस हमने वहाँ पर नेवी के जहाज़ भेजे हैं, उसको लेकर आएंगे। अब ये विवाद कैसे बनता है, एक बात समझ लीजिए, जो ये रेड सी के पास जी, जिसको ये आप सुएज़ कैनाल कहते हैं, सुएज़ कैनाल का विवाद बहुत बड़ा है, और बहुत लंबे समय से सुएज़ कैनाल का विवाद चल रहा है। इस पर कभी इजिप्ट अपना कब्जा बताता है, तो कभी कोई दूसरे कंट्री बताते हैं, और इंटरनेशनल कंट्रीज़ उसको इंटरनेशनल पाथवे बताते हैं। इसलिए इस पर विवाद सदैव बना रहता है जब से ये बनी है क्या, कि जब तक सुएज़ कैनाल नहीं बनी थी, यानी कि वो रास्ता नहीं खुला था, तब तक पूरी अफ्रीका पार करके यूरोप की तरफ जाया जाता था। खाड़ी के पास भी, खाड़ी के कंट्रियों में भी जाना है तो फिर पूरा अफ्रीका पास करके उधर से हम घुसते थे। लेकिन जब सुएज़ कैनाल बन गया तो विश्व का व्यापार इजी हो गया, सीधा रास्ता खुल गया, और सुएज़ कैनाल पर कोई पहली बार नहीं है जिस पर कन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ हो। इस पर तो इजिप्ट सदैव से कन्फ्लिक्ट खड़ा करता ही रहा है। अब इसी बीच में हमास और इज़राइल हो गया। हमास इज़राइल इसलिए कहते हैं, उसको फ़िलिस्तीन इज़राइल नहीं कहते। हमास इज़राइल इसलिए कहते हैं क्योंकि फ़िलिस्तीन भी इन ऑक्यूपेशन ऑफ इज़राइल है, वो इज़राइल का ही हिस्सा है। इज़राइल ने उसको युद्ध में जीता था, इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत वो उनके पास है। उसको उन्होंने ऑटोनोमस जोन बना के रखा था। ऑटोनोमस जोन बनाने के बाद उसमें जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर्स चुने जाते हैं, अपने वहाँ की सरकार जो चुनी जाती है, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको देखते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन वो कंट्री, उसकी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो इज़राइल के पास रहती है। इसलिए वहाँ पर जो सरकार बनी वो हमास की थी, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर लोकल अपॉइंट हुए वो हमास के थे। इसलिए इसको इज़राइल हमास कन्फ्लिक्ट कहा जाता है, ना कि इज़राइल फ़िलिस्तीन कन्फ्लिक्ट। अब इज़राइल हमास कन्फ्लिक्ट में हमास ने अचानक, हम सब जानते हैं, अचानक 5000 ड्रोन हमले कर दिए थे, मिसाइल हमले कर दिए थे, और वो भी तब जब वो अपनी रोशनी का सबसे बड़ा त्यौहार मना रहे थे। सब वहाँ पर रोज़गार भी, जो हमास की तरफ के लोग हैं, गाज़ा पट्टी और इसके, वो सब रोज़गार भी वहीं आते हैं, क्योंकि ये तो मुस्लिम कंट्री है, इन्होंने तो रोज़गार से मतलब नहीं है, इन्हें तो खाने पीने मौज करने से मतलब है, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देगा और अल्लाह बनाएगा, इसलिए इनको कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। ये तो जो अल्लाह ने दिया है वही खाते पीते हैं। यानी कि आप मान कर चलिए कि जो
ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वो भी कुछ नहीं बनाते, वो भी केवल ज़मीन में गड्ढा करते हैं, बाल्टी भर पानी निकालते हैं, पानी बेच लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। ये उनकी पुरानी रही है। और उससे पहले जब तक यहाँ ऑयल नहीं हुआ करता था, उससे पहले दूसरे देशों पर हमले किया करते थे, आक्रांता बनकर जाते थे, वहाँ से लूट कर लाते थे, लूट का माल बांटते थे, वहाँ से महिलाएं भी लूट कर लाते थे, उनको बांटते थे, और इनका ऐसे ही चलता था सब। भारत में पहली बार ये लोग आए तो बाबर ने यहाँ रुकने का सोचा, और बाबर से पहले अफ़गानों ने रुकने का सोचा, लेकिन उससे पहले ये हम आते थे, हमला करके लूट पाट कर चले जाते थे और अपना खाना पीना करते थे। ये इनका व्यवसाय, ये इनका सामान्य व्यवसाय था। लेकिन अब तेल उगने लगा है तो तेल वहाँ से निकलता है, बिकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं करते जिसको संसार को एक्सपोर्ट करके अपना भोजन चलाएं। या तो किसी के यहाँ भोजन करने जाएंगे, किसी का काम करेंगे, श्रम देंगे, उससे करेंगे, और नहीं तो अपना कोई प्रोडक्शन नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा समय तो नमाज में जाता है, ज़्यादा समय तो अल्लाह की खिदमत में जाता है, और ज़्यादा समय तो इस बात में जाता है कि दूसरे कंट्रियों का कैसे बुरा कर दिया जाए, क्या क्या गलत कर दिया जाए। तो प्रोडक्शन करने का, पढ़ने लिखने का, चूँकि मदरसे के अलावा कहीं पढ़ते ही नहीं हैं, आधुनिक एजुकेशन तो जानते ही नहीं हैं। भारत में भी पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ मौलाना आज़ाद, वो भी मदरसा छापी था, वो कभी स्कूल गए ही नहीं। इसलिए आज की आधुनिक व्यवसायों में किसी प्रकार से एंट्री हो नहीं सकती और कर नहीं सकते। लेकिन तो दूसरे कंट्रियों पर हमले तो कर सकते हैं, अपना पर्यटन बढ़ा सकते हैं हज के नाम से, उम्रा के नाम से, और पूरे विश्व में अपने रिलीजन को, चूँकि वो तेल का पैसा है, अपने रिलीजन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनवा कर, उनको बेवकूफ़ बनाकर, उनको रिलीजन के नाम से अपने यहाँ बुलाकर और हज और उम्रा करवा कर लूटने का काम भी बहुत सारे कंट्री करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो इस्लामिक टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं, ये उनकी इकोनॉमी का मुख्य साधन है। और आप सोचिए कि जिस प्लेन पर अगर जिस समय हज चल रहा हो, उस समय अगर सामान्य समय पे 10,000 रुपये किराया होता है, तो वहाँ होटलों का किराया ही 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया लेते हैं। क्या है ये सब? और कोई फैसिलिटी नाम की चीज़ नहीं देते। हाँ, जब नंबर आता है तो उइगर के लिए नहीं बोलेंगे, तो रोहिंग्या के लिए नहीं बोलेंगे, तो किसी कंट्री में मुसलमान मारे जा रहे हैं, चाइना अगर ख़त्म कर देगा तो उनके लिए नहीं बोलेंगे, तो उनको दर्द नहीं है। उनको सिर्फ अपनी इकोनॉमी से मतलब है। और दूसरी कंट्रियों को, जैसे भारत का जो मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर का जो मुसलमान है उसको हिंदी कहेंगे, उसको मुसलमान नहीं कहेंगे, उसको हिंदी कहेंगे, और उनको उइगर कहेंगे, मुसलमान नहीं कहेंगे। उनको सखालिन वालों को रोहिंग्या कहेंगे, मुसलमान नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान अपने आप को ही मानते हैं, और उनके यहाँ का सिंपल फार्मूला है कि अरेबियन मुसलमान ही मुसलमान है, बाकी या तो ज़िम्मी है या मवाली है। मवाली से मतलब वो मुसलमान जो उनके यहाँ का नहीं है, वो मवाली है उनकी नज़र में। आप अरेबियन में देखेंगे तो वो मवाली शब्द इस्तेमाल किया गया है, और जिम्मी, उसको जिम्मी वर्ड उसको इस्तेमाल किया गया है जो उनके देश में रहता है लेकिन इस्लाम नहीं मानता, जिसको वो मुसलमान नहीं मानते लेकिन अनुमति दे रखी है। ये उनकी सिंपल फिलॉसफी, सिंपल पॉलिटिक्स है, और उसका वो लाभ भी लेते हैं। इसलिए वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को अपने यहाँ मस्जिदों में भी नहीं रखना चाहते, अपने यहाँ वो अजान करने वालों में भी नहीं रखना चाहते, मौलाना मौलवियों में नहीं रखना चाहते, वो अपने ही को रखते हैं। लेकिन वहाँ से समझा भड़काकर लोगों को यहाँ भेजा जाएगा, और यहाँ पर वो दुनिया के जलसे लगाकर भारतीय मुसलमान को, या दूसरे जिस कंट्री में भी जाए, वहाँ के मुसलमान को भड़काकर उन देशों में जो आंतरिक कलह है उसको बढ़ाना उनको अच्छा लगता है। परिणाम स्वरूप लोग पर्यटन के लिए वहीं पर आएंगे और उनका ही सामान खरीदते हैं, उनको पसंद करते हैं, इससे उनकी पूरी इकोनॉमी चलती है। अब हैतियों का ये रहा कि हैती सपोर्ट में आ गए। अब कहा जाता है कि हैती तो ईरानी है और ईरान उनके सपोर्ट में है, तो ईरान डायरेक्ट ना करके, ईरान फालतू के भाषणबाजी तो किया उसने, लेकिन हैतियों को ही उसने भिड़ा दिया, लेबनानीज़ को भिड़ा दिया। अब हैती भिड़ गए आके, तो हैती हमास युद्ध में कूद पड़े। हालांकि हमास का क्या हश्र किया इजराइल ने, ये देखने काबिल है, क्योंकि उन्होंने अब कहाँ पर घर था और कहाँ पर बिल्डिंग थी ये भी लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। ये भी नहीं पहचान पा रहे कि उनका घर था भी यहाँ पे कि नहीं था, क्योंकि उन्होंने सब गाजा उजा सपाट कर दिया। लोग वापस आए तो हैं, लेकिन कहाँ रहें, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या करें, कुछ पता नहीं है। वो सिंपल एक फॉरवर्ड ज़मीन है। लेकिन अब जो इस्लाम का गलत दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, वो हैती ये कहते हैं कि सुएज़ कैनाल से उन शिप्स को, जो हमारे यहाँ से व्यापार होता है यूरोप और एशिया को जोड़ता है, उन
जगहों पर अगर हमारे यहाँ से कोई शिप निकलेगा तो वो हम निकलने नहीं देंगे। जिन लोगों ने भी इजराइल का साथ दिया है, जिनका इजराइल का अपना कॉन्सेप्ट है, उनको हम जीने नहीं देंगे। इसलिए वो इस तरह के ड्रोन हमले लगातार वहाँ से निकलने वाले शिप्स के ऊपर कर रहे हैं। ये पहली बार था कि शनिवार को हमारे 2 शनिवार को एक मर्चेंट नेवी के एमबी पर और एक इतवार को हमला कर दिया। हमले में ये कहा भी कि जो उनका साथ देना चाहता है। हालांकि जो पहला वाला हमला हुआ वो अरेबियन सी में हुआ, गुजरात के बॉर्डर पर है। गुजरात मतलब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बॉर्डर पर, बॉर्डर के बाहर, हमारे क्षेत्र के बाहर। और दूसरा जो है वो रेड सी में हमला कर दिया। अब ये कहा जाए कि पहला वाला अनजाने में कर दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबको मालूम था वो शिप जो हैं वो भारत में घुसने जा रहे हैं। और दूसरा वाला हमला जो एमवी साईबाबा पर हुआ है वो रेड सी पर हुआ है। तो ये तो बात साफ है कि भारत टारगेट पे था। हालांकि ये देखिए कि आ कहाँ से रहे थे, सऊदी अरेबिया से ऑयल ला रहे थे, तो वो सऊदी अरेबिया के विरोध में ये कर रहे थे या फिर भारत के विरोध में कर रहे थे, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन यूएस ने क्या किया है कि जो एक उन्होंने टास्क फोर्स बनाई थी, उसमें भारत भी शामिल था, लेकिन आज तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई 2020 से लेकर। दूसरी बात यह है कि अब फ्रांस वगैरह को जोड़कर एक नया टास्क फोर्स बनाया है यूएस ने, उसमें भारत भी शामिल है। हालांकि भारत कहता है कि इस क्षेत्र में जो मैरीटाइम है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है। भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और जो अरेबियन सी है उसमें जिम्मेदारी हमारी, हम सबसे बड़े कंट्री हैं उसमें, नो डाउट। और हम सबसे बड़ी कंट्री होने के नाते सबसे ज़्यादा ऑयल भी हमारे यहाँ ही आता है। और हमारे इन क्षेत्रों में हमले का मतलब है कि ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसलिए राजनाथ जी ने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया। हालांकि यूएस कहता है सभी कंट्री को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है, अपने अपने यहाँ ढूंढ पाट करने का अधिकार है, लेकिन भारत ने उसको दिल से लिया है। और भारत ने साफ तौर पर, क्योंकि ड्रोन हमले पाकिस्तान से हमारे पंजाब के क्षेत्र में भी आ रहा है, ड्रग्स बहुत तेज़ी से आ रहा है, हालांकि उसको पकड़ा जा रहा है, बहुत तेज़ी से वहाँ रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन पंजाब में चूंकि सरकार ऐसी बैठी हुई है जहाँ की लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस से मतलब है कि जो वहाँ की पुलिस है, ड्रोन अगर आँख बचा कर निकल आता है तो वो तो उसको संरक्षण देने वाले लोग, ऐसा भी लोग मानते हैं। लेकिन बात ये है कि भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही है। हमारे यहाँ की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम उनके संपर्क में हैं और हमने ये कन्फर्म कर दिया है कि हम उस टास्क फोर्स के हिस्से होंगे। हमने ये भी कन्फर्म कर दिया है कि जो पहले एडमिरल हमारे साथ ज्वाइन करने वाले थे वो ज्वाइन भी करेंगे। हम लगातार उनके टच में हैं, जो भी प्रोग्रेस डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट में हम जितना सहयोग कर सकते हैं उतना करेंगे। लेकिन राजनाथ सिंह जी का जो स्टेटमेंट आया वो स्टेटमेंट अपने आप में अद्वितीय है और उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहा है कि पाताल में भी अगर छुपे होंगे तो उनको निकाल कर हम एक्सपोज करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हमारा मसला है, ये रेड सी का या सुएज कैनाल का मसला नहीं है। भारत का ऑयल भरा हुआ था, चाहे किसी का भी फ्लैग लगा हो, चाहे कोई भी उसमें बैठा हो, हमारे जो क्रू मेंबर्स थे वो भारतीय नागरिक थे, फ्लैग किसी का हो। लेकिन ये हमारा मसला है, हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है और हम उनको सबक ज़रूर सिखाएंगे जिन्होंने इस प्रकार हमारे ऑयल शिप्स पर हमले किए हैं। बाकी क्या होगा वो तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन जैसा भारत कहता है आज का वैसा करता ज़रूर है। क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा वो भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।